हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। फिजिक्स का महामैराथन क्लास जो मेरे द्वारा शुरू किया गया है उसका आज ये नेक्स्ट पार्ट है। जो बच्चों का जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम जो है 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो फिजिक्स में जो उसका पहला टॉपिक है, इनकी पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, इनकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में जो है कुछ ऐसे आज हम 50 VVI प्रश्नों को करने वाले हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है। तो बिना देरी किए चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि मेरा पहला जो है प्रश्न वो क्या हो जाएगा। तो मेरा जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, यह हमें बताना है कि प्रकाश की किरण जो है वह गमन किस प्रकार से करती है। जो है प्रकाश की किरण किस प्रकार से गमन करती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह मेरा हो जाएगा पहला ए, सीधी रेखा में। जो प्रकाश की किरण होती है वह सीधी रेखा में गमन करती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। इनकी प्रकाश का वेग जो है वह न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का वेग जो है वह न्यूनतम होगा कांच में। कांच में क्यों होगा बच्चों? क्योंकि कांच का जो घनत्व होता है वह यहाँ दिए गए ऑप्शन में सबसे अधिक कांच का ही घनत्व होता है, इसलिए जो है ऑप्शन मेरा डी जो है वह एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है मेरा, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। कि प्रकाश का जो किरण होता है उसके हम समूह को क्या कहेंगे। यानी कि जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक साथ होगी, प्रकाश की किरणें जो है हमें पता है वह सीधी रेखा में गमन करती है। तो जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें जो है वह एक सिद्ध में रहती है तो इसके समूह को, इस पूरे समूह को हम क्या कहते हैं। तो हम जो इस समूह को कहेंगे वह किरण पुंज कहेंगे। ये क्या हो जाएगा बच्चों? किरण पुंज इसका जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहेंगे। देखते हैं मेरा अगला प्रश्न अब क्या है। अगला प्रश्न मेरा है, किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। जो अभी हम देखें किरण पुंज वह कितने प्रकार का होता है। तो यह जो प्रकाश का किरण पुंज है वह मुख्यतः जो है वह 3 प्रकार का होता है। प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के हो जाएगा बच्चों? 3 प्रकार का किरण पुंज हो जाएगा। यह जो है कुछ इस प्रकार से है। पहला जो होता है वह मेरा होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा मेरा होता है सारी किरण पुंज। तीसरा जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा समांतर किरण पुंज, वो हो जाएगा समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज हो जाएगा। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सही उत्तर होगा 3। यानी कि मुख्य प्रकाश किरण पुंज जो है वो कितने प्रकार के हो जाएंगे? तो 3 प्रकार के हो जाएंगे। देखते मेरा नेक्स्ट जो है प्रश्न क्या है। तो मेरा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि प्रकाश जहाँ से उत्पन्न होगा उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, कि उस जगह को हम क्या कहते हैं। तो उस जगह को हमारे द्वारा जो है वह प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है या निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगला प्रश्न है मेरा प्रश्न नंबर 6, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो जो प्रकाश का परावर्तन है वह हम कल के वीडियो में भी देखे थे, यह प्रश्न था और आज भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है कि प्रकाश के परावर्तन का जो है वह नियम वह कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा 1, उसके बाद है 2, 3 और 4। तो कमेंट करके जरूर बताना है कि यह प्रकाश का परावर्तन का जो है नियम वह कितने प्रकार का होता है। अगला मेरा प्रश्न है वह मेरा परावर्तन के नियम, यानी कि परावर्तन के जो नियम है वह नियम के अनुसार इस चारों ऑप्शन में से कौन सा वो सत्य है। तो हम देखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण जो है वो क्या बड़ा होता है परावर्तन कोण से। आपतन कोण क्या छोटा होता है परावर्तन कोण से, या दोनों बराबर होता है। तो मेरा ऑप्शन जो है वह सी जो है वह सही होगा। आपतन कोण जो है वह बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। अगला मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, यह समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वह किस प्रकार का बनता है? वह वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, दोनों होगा। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह मेरा जो होता है वह काल्पनिक होता है। वो कैसा होता है बच्चों? काल्पनिक होता है। तो इसका उत्तर जो है वह बी सही होगा। अगला प्रश्न है मेरा
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ जो हमें दर्पण दिया हुआ है वह हमें दिया गया है समतल दर्पण, यानी कि हमें ध्यान रखना है कि दर्पण कौन सा है। तो जब प्रकाश की किरण जो है वह किसी समतल दर्पण पे आपतित होती है, जब समतल दर्पण पे प्रकाश की किरण जो है आपतित होती है लंबवत कहने का मतलब होता है कि सीधी रेखा में, जब सीधी रेखा में कुछ इस प्रकार से प्रकाश की किरण जो है लंबवत आपतित होती है तो यह जो है किरण बिना कोण बनाए हुए वह अपने ही स्थान से, जिस पथ से वह आपतित होती है उसी पथ से वह फिर परावर्तित हो जाती है, यानी कि इसी रास्ते से ये जो है वापस यहाँ से निकल जाएगा। तो इस आधार से हम देखते हैं कि आने की किरण, आने का मार्ग और जाने का मार्ग किरण का जो है दोनों एक ही है, और इस प्रकार से यहाँ पर जो है एंगल बन ही नहीं बन रहा है, अतः मेरा उत्तर जो होगा वो क्या होगा, डी सही होगा। यानी कि जो कोण यानी कि परावर्तन कोण का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, यहाँ पर जो है कोण नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है मेरा, दर्पण की चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, यानी कि दर्पण जो है उसकी हम चौड़ाई को हम क्या कहेंगे। तो दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसे हम द्वारक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, द्वारक कहते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, प्रश्न नंबर जो है वह 11 है। इसमें कहा जा रहा है क्या हमसे, गोलीय दर्पण के फोकसांतर F एवं वक्रता त्रिज्या R के बीच क्या संबंध है। यानी कि गोलीय दर्पण जो है उसके फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या है संबंध हमें बताना है। तो इसका जो संबंध हो जाएगा वह हो जाएगा R बराबर 2F, R बराबर क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा। यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वह जो है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, वो क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2F हो जाएगा, यानी कि R बराबर जो हो जाएगा 2F हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं मेरे स्क्रीन पर क्या है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है, यानी कि दाढ़ी बनाने में जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो प्रश्न है वो कल के वीडियो में भी था और आज भी है, तो आप सभी को इस प्रश्न का भी जो उत्तर है वह कमेंट करके बताना है कि दाढ़ी बनाने में जो है किस दर्पण का जो है उपयोग किया जाएगा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आपको जो है कमेंट में बताना है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का हम जो है प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है मेरा, मोटर कार के साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि जो मोटर कार होते हैं उसके साइड मिरर में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण या उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। तो इसका जो मेरा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण, वो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न जो है वो है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में जो है प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्या, तो किस दर्पण का जो है हम प्रयोग करते हैं सोलर कुकर में, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल और मिश्रित दर्पण का। तो इसमें जो प्रयोग किया जाएगा वह किया जाएगा अवतल दर्पण का। जो ये अपना जो है ये सोलर कुकर, इसमें किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण जो है यह प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देती है, एक जगह ये क्या करती है, एकत्रित कर देती है। अतः जो है हम खाना को अच्छे से बना पाते हैं, इस सोलर कुकर में जो है खाना को बनाया जाता है। अतः जो है यहाँ उत्तर जो है यहाँ पर ये अवतल दर्पण जो है सही होगा। हम देखते हैं आगे, मेरा नेक्स्ट प्रश्न ये है सर्च लाइट जो है इसका प्रावर्तक सतह जो है वो क्या होता है। तो जो सर्च लाइट होता है इसका जो प्रावर्तक सतह होता है ये भी होता है अवतल दर्पण। क्या होता है बच्चों, अवतल दर्पण होता है। इसका भी ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है मेरा प्रश्न नंबर 16, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, यानी कि दंत विशेषज्ञ जो होते हैं उनके द्वारा किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है दांतों को देखने के लिए। तो उनके द्वारा जो प्रयोग किया जाएगा वो मेरा हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का क्यों बच्चों, क्योंकि अवतल दर्पण जो है वह इमेज को बड़ा करके दिखाता है, तो जिस कारण से डॉक्टर को जो है इलाज करने में क्या होती है, आसानी होती है, सुविधा उन्हें होती है। अतः जो है डॉक्टरों के द्वारा जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से मेरा जो
नेक्स्ट प्रश्न है वो है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो मेरा कैसा होगा, उसका प्रकृति हमें बताना है। उसकी प्रकृति क्या होती है, सीधा होगा, उल्टा होगा, तिरछा होगा या फिर आधा होगा। तो इसकी जो प्रकृति है वह होता है सीधा, यानी कि जो है काल्पनिक प्रतिबिंब ये हमेशा सीधा होता है। ये कैसा होता है हमेशा बच्चों, सीधा होता है। अगला प्रश्न है मेरा प्रश्न नंबर 18, वह कह रहा है हमसे क्या, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आभासी इसका अर्थ होता है काल्पनिक, काल्पनिक आभासी एक ही होता है। तो किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब जो है हमें प्राप्त होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो हमेशा हमें काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब मिलता है और साथ में इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा छोटा रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का बी हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है मेरा 19, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी कि अवतल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह होती है ऋणात्मक। वो क्या हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है वह ऋणात्मक हो जाएगा। अगला हम देखते हैं प्रश्न क्या मेरा, जो मेरा नेक्स्ट प्रश्न है वो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अब हमें बताना है कि उत्तल दर्पण की जो है वह फोकस दूरी क्या हो जाएगा। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी धनात्मक। ये क्या हो जाएगा बच्चों, धनात्मक हो जाएगा। तो हमें यहाँ ध्यान देना है इस प्रश्न में कि प्रश्न नंबर जो है 19 में हमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछा गया है और 20 में जो है उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो हो जाएगा धनात्मक और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं मेरा नेक्स्ट प्रश्न ये है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा, यानी कि अवतल दर्पण के सामने हमें क्या रखना है, वस्तु को रखना है और जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा वो समान आकार का, मीन्स बराबर हमें मिलना चाहिए। तो ये इसका लिए एक ही कंडीशन है, वो है वक्रता केंद्र। जब वस्तु को हम अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब जाके हमें प्रतिबिंब जो है वह समान आकार का प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वी, वक्रता केंद्र। अगला प्रश्न है मेरा नेक्स्ट, यदि वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अवतल दर्पण, ध्यान रखना है दर्पण जो है वो अवतल है, वस्तु को कहाँ, तो ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया है। तो वस्तु को जो है यहाँ पे ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया है। तो हमें बताना है कि प्रतिबिंब जो है वह कैसा बनेगा। तो अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु को रखा जाता है तो यह प्रतिबिंब जो बनेगा वह बनेगा काल्पनिक। वो कैसा बनेगा, काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा ही सीधा होता है। तो जिस कारण से ऑप्शन नंबर ए में काल्पनिक और सीधा दोनों है, तो ऑप्शन जो है ए वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरा। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। तो मेरा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, गोलियां दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की हम दूरी को क्या कहेंगे, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बताना है कि हम क्या नाम देते हैं। तो ध्रुव हो गया और ये फोकस हो गया। फोकस के बीच, इस दोनों के बीच की दूरी जो होती है उसको हम फोकसांतर कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं बच्चों, फोकसांतर। फोकसांतर को ही फोकस दूरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, फोकस दूरी कहा जाएगा। तो फोकस दूरी भी जो है इसी का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। फोकस दूरी भी जो हो जाएगा इसी का नाम हो जाएगा, फोकस दूरी। फोकस दूरी जो है इसी, फोकसांतर को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। अगला प्रश्न है मेरा प्रश्न नंबर 24। यह कह रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी होती है, यानी कि अवतल दर्पण जो है उसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस या माइनस, क्या हो जाएगा बताओ। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मेरा अवतल दर्पण में ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है मेरा प्रश्न नंबर 25। ये कह रहा है कि गोलीय दर्पण का आवर्धन m किसके बराबर होता है, यानी कि गोलीय दर्पण का जो आवर्धन है वह m वो किसके बराबर होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो
m बराबर हो जाएगा माइनस का v बटे का u हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के m बराबर माइनस के v बटे का u, यानी कि ऑप्शन नंबर जो मेरा वो b वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। माइनस v बटे का u, v जो है यहाँ पर, ये जो v जो है ये यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी है और u जो है ये यहाँ पर वस्तु की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। अगला मेरा प्रश्न है वह इस प्रकार से है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी होती है। तो अब हमें यहाँ बताना उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी जो है वो क्या हो जाएगी। तो जो इसका उत्तर होगा वो मेरा हो जाएगा धनात्मक, यानी कि उत्तल दर्पण की जो होती है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा बच्चों। यदि यहाँ पे उत्तल के जगह अवतल होता तो फिर मेरा उत्तर क्या हो जाता है, बी, यानी कि ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है ना। तो फिर हम आगे समझते हैं क्या है मेरा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है मेरा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यानी कि हमें बताना है कि एक अवतल दर्पण में जो है फोकस दूरी वो हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर और हमें बताना है कि इसकी वक्रता त्रिज्या जो है वह क्या हो जाएगी। तो वक्रता त्रिज्या जो है यानी कि आर, इसका फॉर्मूला जो है पता है क्या होगा, तो वो हो जाएगा आर बराबर F/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो R जो है हमें ज्ञात करना है। तो क्या हमें F का मान दिया हुआ है, तो हाँ हमें F का मान दिया गया है। वो कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम F के जगह पर हम लिखेंगे 10 और गुने हो जाएगा यहाँ पे 2। तो इस तरह से जो है मेरा वक्रता त्रिज्या निकल के आएगा वो 20 सेंटीमीटर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बच्चों, 20 सेंटीमीटर। और मेरा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है किससे, बी से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है मेरा ये एकदम सही हो जाएगा उत्तर, 20 सेंटीमीटर। और मेरा जो अब नेक्स्ट प्रश्न है अगला वो है क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यानी कि निर्वात में जो है वो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगला प्रश्न है मेरा, यदि प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यानी कि प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वो कैसा है बच्चों, ऋणात्मक है। तो यदि ऋणात्मक है तो वह जो प्रतिबिंब होगा वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। कैसा होगा बच्चों, वो प्रतिबिंब जो हो जाएगा मेरा वो वास्तविक होगा। यदि वास्तविक है तो वह फिर क्या होगा, उल्टा भी होगा। तो वास्तविक के साथ सीधा कभी नहीं हो सकता, आभासी होगा नहीं। तो ये इस तरह से गलत, और इस प्रकार से मेरा जो ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम देखते हैं मेरा अगला प्रश्न अब क्या है। प्रश्न नंबर 30, हजामत बनाने के लिए दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब की चमक क्या हो जाएगी। यानी कि हमें बताना है यदि हजामत बनाते समय यदि दर्पण टूट जाए तो फिर क्या होगा, प्रतिबिंब का जो है चमक, उस चमक का क्या होगा। तो क्या चमक बढ़ जाएगी, घट जाएगी, समान रहेगी या गायब हो जाएगी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि घट जाएगी। यहाँ पर जो है प्रतिबिंब की जो चमक है वह घट जाएगी, क्योंकि प्रकाश का जो परावर्तन होगा यहाँ पर, लेकिन शीशा जो है टूट गया जिस कारण से परावर्तन होने के बाद जो लाइट जो है वह बहुत कम सामने आएगी और प्रतिबिंब जो है वो हल्का धुंधला रहेगा, जिसको हम कहते हैं कि प्रतिबिंब का चमक जो है वो क्या हो गया है, घट गया है। तो अगला प्रश्न है मेरा, गोलिया दर्पण। गोलिया दर्पण के केंद्र को हम क्या कहते हैं, यानी कि बताना है कि गोलिया दर्पण जो है उसके केंद्र को हम क्या कहेंगे। तो जो गोलिया दर्पण होता है उसके केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, वायु। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में होती है, यानी कि वायु और निर्वात में बताना है कि प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी। तो इस दोनों में जो है वायु में और निर्वात में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, जिस कारण से इसका जो उत्तर है वो सी हो जाएगा सही। लगभग दोनों में क्या होता है, समान ही होता है, यानी कि वायु में भी और निर्वात में भी प्रकाश की चाल क्या होगी, लगभग समान रहेगी, जिस कारण से इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लगभग समान। अगला प्रश्न है मेरा, किसी दर्पण से आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, तो वह दर्पण कैसा। किसी दर्पण पर आप कहीं भी खड़े हो जाइए, आपका प्रतिबिंब जो है वो कैसा बन रहा है, सीधा ही बन रहा है। तो इसका अर्थ क्या है,
दर्पण किस प्रकार का है हमसे पूछा गया है ना, तो केवल समतल होगा, केवल उत्तल होगा, केवल अवतल होगा, नहीं, ये तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये तीनों जो है गलत हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो मेरा डी सही हो जाएगा। यहाँ जो है उत्तल भी होगा और समतल भी होगा। इस दोनों प्रकार के जो दर्पण होते हैं इसमें जो है प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा सीधा ही बनता है। तो ऑप्शन डी जो है मेरा वो क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है मेरा। अगला प्रश्न है गोलिया दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। यानी कि बताना गोलिया दर्पण जो अंदर की तरफ क्या हो, धंसा हुआ हो, तो वह दर्पण का क्या नाम हो जाएगा। तो थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं कि दर्पण यहाँ जो है प्रश्न क्या हमसे कह रहा है। इस प्रकार से कोई एक खोखला गोला है मेरे पास, और इस खोखले गोलों को जो है बीच से यहाँ से जो है ना कट किया गया है। कहाँ से, इस जगह से जो है कट कर दिया गया है। जब इस जगह से कट किया गया है ना, तो ये खोखला गोला जो है इसे हम एक तरफ जो है हम अंदर से रचित कर दिए और एक तरफ जो है हम बाहर से रचित कर दिए हैं। तो जिस भाग पर जो बाहर से रचित किया, अंदर से रचित किया गया है, तो इस प्रकार से जो दर्पण का निर्माण हुआ है, इस दर्पण को जो है हम कहेंगे उत्तल दर्पण। इसे हम क्या नाम देंगे, उत्तल दर्पण। तो ये किस प्रकार का दर्पण हो जाएगा बच्चों, उत्तल दर्पण हो जाएगा। और इस जगह पे जो जिस भाग को हम बाहर से रचित किए हुए हैं, इस जगह पर बाहर से हम रचित किए हुए, तो इस जगह इस परावर्तक सतह का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल, अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो जाएगा। और इस प्रकार से एक जो सीधी लाइन है, तो इस जगह को हम कहते हैं ध्रुव। इस जगह को हम क्या कहेंगे, ध्रुव। ये हो जाएगा अवतल दर्पण का ध्रुव और ये हो जाएगा उत्तल दर्पण का ध्रुव। अब थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न क्या करें, गोलिया दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित हो कहलाता है। अंदर की ओर जो क्या हो, धंसा हुआ, जो अंदर की ओर धंसा हुआ हो। तो हम देख रहे हैं कि ये जो दर्पण है, दर्पण का ये वाला भाग ये अंदर की ओर क्या है, धंसा हुआ है। तो जब ये अंदर की ओर धंसा हुआ है तो हम जान रहे हैं कि ये किस प्रकार का दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो मेरा उत्तर जो है बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी जो मेरा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जो दर्पण जो है वो अंदर की ओर धंसा हो उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। और जो दर्पण उठा हुआ हो, ऊपर उठा हुआ हो, उसे हम जो है उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न जो है मेरा वह है 35। यह कह रहा है हमसे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो हम करते हैं वो कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। तो कारण ये है उत्तल दर्पण का उपयोग करने का कि यह इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। यानी कि यह उत्तल दर्पण अपने में जो है बहुत बड़े एरिया को क्या करता है, समाहित कर लेता है। यानी कि इस उत्तल दर्पण से हम बहुत बड़े एरिया को सामने से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको अच्छे से, स्पष्ट रूप से। जिस कारण से इसका उत्तर जो है वो बी जो है वो सही होगा। इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत अधिक होता है उत्तल दर्पण का। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है मेरा। प्रश्न नंबर 36 वह कह रहा नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां होती है। यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की ओर जो दूरी मापी जाएगी चिन्ह परिपाटी में वह क्या हो जाएगा, तो वह जो मेरा हो जाएगा वह धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, धनात्मक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न जो है 37 वह कह रहा है हमसे वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसा छोटा और आभासी जो है वो आभासी प्रतिबिंब हमें कहाँ से प्राप्त होगा। यानी कि किस दर्पण से जो हमें वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब जो है प्राप्त होगा, समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है इससे हमें छोटा और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। अगला